नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, आपके 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ है गिल्लू। यानी कि गिल्लू को क्या कहते हैं? गिलहरी कहते हैं। गिलहरी किसे कहते हैं? हम लोग कन्नड़ में अಳಿಲು कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वेरल कहते हैं। देख रहे हो आप गिलहरी का चित्र? देखो कितना सुंदर गिलहरी है। आप देख सकते हो। आप वहाँ बहुत देखे होंगे जहाँ हमारे पाठशाला के सामने बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं जो रोड पर, है ना? वहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, है ना? है ना सुंदर गिलहरी? तो हम इसे क्या कहते हैं? गिल्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्लू, गिलहरी कहते हैं। देखो ये गिल्लू पाठ को लिखा किसने है? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने क्या किया है? इस गिल्लू पाठ को लिखा है। ये एक रेखा चित्र है। ये क्या है? इस पाठ की विधा क्या है? रेखा चित्र। यानी कि उनकी जिंदगी में हुआ अनुभव एक रेखा चित्र है। तो इसे महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ प्राणी दया के सीख के बारे में क्या किया है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो हम गिल्लू पाठ को जानने से पहले हम महादेवी वर्मा जो कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे? थोड़ा सा संपूर्ण रूप से परिचय प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब देखिए। हाँ, आप किताब की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप क्या कीजिए? यहाँ पर मोबाइल पर जो आपके सामने है उसे थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको महादेवी वर्मा जी की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये है महादेवी वर्मा। कौन है ये? महादेवी वर्मा इन्हें कहते हैं। तो इनका परिचय हम प्राप्त करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा समझाती भी हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। अगर आपके पास पेंसिल है तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर आ गया तो उसे क्या करो? नोट डाउन करो। देखिए विद्यार्थियों, लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। देखो, महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। ये विश्व प्रसिद्ध हैं। यानी कि इन्हें आधुनिक मीरा भी कहते हैं। किसे? महादेवी वर्मा जी को एक विश्व प्रसिद्ध कवयित्री कहते हैं और लेखिका भी हैं और बहुत सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। और इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा कहते हैं। इनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तभी तो इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा कहा जाता है। आपको प्रश्न आ सकता है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आप क्या लिखोगे? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहते हैं। ऐसे आपको उत्तर लिखना है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। देखो याद रखो, महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में होता है। इनका इनके पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा थे। इनके पिताजी का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमा रानी थी। देखो, इनके पिताजी गोविंद प्रसाद थे और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला ज्ञानपीठ में प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। देखो, महादेवी वर्मा ने प्रयाग के विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय पर एमए उपाधि प्राप्त की। एमए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि मास्टर डिग्री, यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट भी हम कहते हैं, है ना? तो प्रयाग के विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया? संस्कृत विषय को लेकर एमए की उपाधि प्राप्त करते हैं। और प्रयाग के महिला विद्यापीठ में क्या किया? इन्होंने प्रधानाध्यापिका का पद संभाला, यानी कि प्रिंसिपल होकर इन्होंने क्या किया? वहां के पद को संभाला, प्रधानाध्यापिका। तो प्रयाग के महिला विद्यापीठ में इन्होंने प्रधानाध्यापिका का पद भी संभाला। देखो, महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है।
महादेवी वर्मा एक ऐसी लेखिका थी जो गद्य रचना भी की है और पद्य रचना भी इन्होंने की है। देखो इतनी आसक्ति, इतनी रुचि थी कि उनको साहित्य में बहुत ही आशा थी कि उन्हें अलग-अलग तरीके के अलग-अलग विषयों को लेकर कुछ न कुछ लिखे, कुछ न कुछ पढ़े। ऐसी उनकी रुचि थी। उनके जीवन में बहुत कुछ किया उन्होंने। गद्य रचना भी की और पद्य रचना भी, दोनों रचनाएँ उन्होंने की है। तो विद्यार्थियों उनकी प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं? उनकी प्रमुख रचनाएं देखो विद्यार्थियों, आपको 2 अंक वाला प्रश्न आ सकता है। महादेवी वर्मा के प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो विद्यार्थियों ये एक रचना के लिए एक एक किताब है, पढ़ने लगे तो बहुत ही अच्छी किताब है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अर्थ गर्भित करने वाली किताब है, जो जीवन में कुछ ना कुछ हम सीख ही पाते हैं। तो ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी है। और एक बार मैं पढ़ती हूँ विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि प्रमुख कृतियां हैं। तो याद रखिए विद्यार्थियों, 2 अंक के लिए प्रश्न आपको अवश्य आ सकता है। महादेवी वर्मा जी को सेक्सरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। देखो बहुत सारे पुरस्कारों को प्राप्त किया है इन्होंने। देखो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, हिंदी साहित्य संघ वाले और भारत सरकार ने क्या किया है, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। महादेवी वर्मा जी को कौन-कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? सक्सेरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार। मंगल प्रसाद पुरस्कार मतलब मंगल प्रसाद के तरफ से, यानी कि उनके सम्मेलन के तरफ से, यानी उनकी संस्थाओं के तरफ से ऐसे कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, तो मंगल प्रसाद पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त किया। द्विवेदी पदक, यानी कि द्विवेदी पदक, यानी उन्हें द्विवेदी जी की तरफ से भी एक सम्मानित पदक भी दिया गया। आदि अनेक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। और मुख्य रूप से यामा कृति के लिए, यामा कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। देखो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस तरह का होता है और क्यों दिया जाता है। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसा होता है? 11 लाख रुपए, हाँ 11 lakhs, हाँ रुपीज, 11 लाख रुपए और कांसे की पत्रिका दी जाती है। यानी कि उनके साहित्य के लिए जो श्रेष्ठ योगदान जो साहित्य के लिए देते हैं, श्रेष्ठ कार्य जो करते हैं, उनको क्या क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जिसके पास ज्यादा ज्ञान रहता है, उस ज्ञान को अपने देश के लिए इस्तेमाल करता है, जो योगदान वो हमारे देश के लिए देते हैं, हमारे देश के प्रजा के लिए देते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या क्या करते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। देखो क्या देते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में? 11 लाख रुपए और कांसे की पत्रिका में पत्रिका दी जाती है। कांसे की पत्रिका, इनके तांबूल पत्र आप कहते हैं, जो पहले जमाने में उस पर लिख कर दिया जाता था, है ना। 11 लाख रुपए और कांसे की पत्रिका दी जाती है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सन 1965 1965 में मलयालम के लेखक शंकर कुरुप को दिया गया। शंकर कुरुप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में दिया गया। और उसके बाद
यहाँ पर आखिरी में 2017 में, यानी कि परसों 3 साल पहले 2017 में कृष्णा सोबती को दिया जाता है। किसे? कृष्णा सोबती को दिया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, 2017 में यहाँ पर कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और महादेवी वर्मा जी को कब दिया गया? महादेवी वर्मा जी को यामा कृति के लिए, यामा रचना के लिए 27 अप्रैल 1982 27 अप्रैल 1982 में 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 1982ರಲ್ಲಿ ಯಾಮ ಕೃತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಯೋಗದಾನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇವರಿಗೆ ಯಾಮ ಕೃತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 1982ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ज्ञानपीठ पुरस्कार ಕೊಡಲಾಯಿತು. तो विद्यार्थियों, यामा कृति के लिए 27 अप्रैल 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके किताब में नहीं दिया है, फिर भी आप उसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको बार समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो देखिए और पॉज करके आपके नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। परीक्षा में मैं आपको 1 अंक का प्रश्न भी पूछ सकती हूँ। देखिए विद्यार्थियों, तो इस महान रचनाकार का निधन कब होता है? सितंबर सन 1987 को इनका निधन होता है। ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 1987ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 1987ರಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿಧನವಾಯಿತು, ಇವರ ಸ್ವರ್ಗವಾಸವಾಯಿತು। महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ? सितंबर सन 1987 को इनका निधन होता है। विद्यार्थियों, ये महादेवी वर्मा जी का एक परिचय है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे फिर एक बार कॉल करके पूछ सकते हो, या तो इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ थोड़े से शब्दार्थ हैं, इनको मैं आपके सामने एक बार पढ़ना चाहती हूँ। तो विद्यार्थियों, आप इन शब्दार्थों को थोड़ा ध्यान से सुने। देखो यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी दी गई है। क्या दी गई है? काकभुशुंडी करके दिया गया है। काक का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? काक का अर्थ है कौवा, है ना? तो क्या है ये काकभुशुंडी? पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। देखो, आप पुराण पढ़े होंगे ना, पुराण भगवद गीता कुछ पढ़े होंगे, है ना? अगर पढ़े हो तो आपको पता चलेगा। तो पुराण कथा में यहाँ पर कौवे को क्या कहा गया है? पक्षियों के गुरु कहा गया है। पक्षियों का गुरु किसे? कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। किसे? यहाँ पर काकभुशुंडी को। देखो, तो एक छोटी सी टिप्पणी है, आप याद रखिए काकभुशुंडी किसे कहते हैं। आप याद रखिए, कौवे के गुरु को काकभुशुंडी पहले पुराण कथा में कहते थे। देखो, तो शब्दार्थ क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अचानक मीन्स एकाएक, यानी कि सडनली, बेगने, तक्षण, तुरंत। हाँ, ये सभी अचानक के अर्थ हैं। गमला, फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, यानी कि फ्लावर पॉट बोलते हो ना, आप पॉट बोलते हो ना, पेड़ का पॉट, उसे हम क्या कहते हैं? गमला कहते हैं। घाव, जख्म, घाव मीन्स ನೋವು, ಗಾಯ। ಹೌಲೆ से, धीरे से, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ। कांच मीन्स शीशा, ग्लास, चुन्नट, सिलवट, नीरिगे, यानी कि प्लेट्स। सोनजूही, एक खुशबूदार फूल। सोनजूही मीन्स एक खुशबूदार फूल। गिलहरी का अर्थ है स्क्विरल, जिसे हम क्या कह रहे हैं? महादेवी वर्मा प्यार से क्या कहती थी? उसे गिल्लू कहती थी। मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला एक मादा जंतु, इसे एक जंतु भी कहते हैं। अवतीर्ण, उत्पन्न होना, अवतरित होना। काकद्वय मीन्स दो कौवे। काक मीन्स कौवा, द्वय मीन्स दो, यानी कि दो कौवे। चोंच, पक्षियों के मुख का अग्रभाग, यानी कि पीक।
पक्षियों के मुख का अग्रभाग, यानी कि कोक को बोलते हो ना आप, उसे क्या कहते हैं? चोंच कहते हैं। मरहम, औषधि का लेप, हाँ? क्रीम, झब्बेदार, गुच्चे जैसी, यानी कि बहुत ही जाड़ी, झब्बेदार, दट्टवादंतः। डलिया, छोटी टोकरी, डलिया मीन्स छोटी टोकरी, वन स्मॉल पॉट। मनके, मनी, मनके मीन्स मोत्तू। गात, गात मीन्स शरीर, यानी कि देह। किले, किले या लोहे या काठ की खूंटी, लोहे या काठ की खूंटी, जो आप दीवार पर मारते हो ना, मड़ी, मड़ी बोलते हो ना, किले, तो उसे हम क्या कहते हैं? मड़ी को किले कहते हैं। बरामदा, घर के बाहर का भाग, यानी कि आंगन कहते हैं। अंगड़, अंगड़ को क्या कहते हैं? बरामदा कहते हैं। सुराही, सुराही मीन्स हूजी। फ्लावर पॉट, पानी रखने का यानी बर्तन, हूजी भी कहते हैं, पानी रखने का बर्तन भी कहते हैं। हूजी को आप फ्लावर पॉट ही बोलते हो, है ना? तो यहाँ पर सुराही को पानी रखने का बर्तन यानी कि मटकी भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हैं आपके कठिन शब्द जो आपके सामने मैंने अभी पढ़ा। तो विद्यार्थियों, अगर आपको इस लेखिका के परिचय और कठिन शब्दों में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो, या तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, पॉज करके भी लिख सकते हो। तो विद्यार्थियों, तो इस कविता का, इस लेखिका का आशय क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। गिल्लू पाठ को ही क्यों लिखा इन्होंने अपनी विधा में, यही रेखा चित्र क्यों लिखा है, तो इस पाठ से स्नेह भाव के बारे में हमें पता चलता है। प्राणी दया किस तरह से होनी चाहिए, ये भी हमें महादेवी वर्मा समझाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगली अवधि में विद्यार्थियों क्या करेंगे, इस गिल्लू नामक पाठ की जानकारी पूर्ण रूप से पालेंगे, यानी कि गिल्लू पाठ को हम अगली अवधि में संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपका गृह कार्य है गिल्लू पाठ की लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा का संपूर्ण परिचय और इस पाठ के शब्दार्थों को पढ़ते हुए लिखिए। क्या है आपका गृह कार्य? महादेवी वर्मा जी का परिचय लिखते हुए इस पाठ के शब्दार्थों को भी पढ़ते हुए लिखिए। तो विद्यार्थियों, ये आपका गृह कार्य आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। ओके, थैंक यू, गुड लक।